साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। इस वक्त हम 10 जनपद से कर रहे हैं लाइव बुलेटिन। आपको बता दें सोनिया गांधी का ये आवाज है और सियासत में आज एक तरीके से कह सकते हैं भूचाल आ गया जब सोनिया गांधी ने अपने मन की बात कही है। एक अखबार में जो उनका लेख प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने पुरजोर तरीके से मोदी सरकार पर वार किया है। उन्होंने ये कहा है कि थोपी चुप्पी से समस्याओं का निदान नहीं हो सकता। उन्होंने 5 बड़ी बातें कही है और उसी के जरिए मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ये कहा है कि संसद में विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ज्यादातर 95% जो मामले हैं ईडी सीबीआई जिस तरीके से शिकंजा कसने की तैयारी करती है विपक्ष के नेताओं को ही घेरे में लेती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक ढांचों को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर भी बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा मीडिया पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार के बारे में बोलने से बचना है। खास तौर पर शाम को जो डिबेट्स होती है उनमें मुद्दे इस तरह के उछाले जाते हैं जिससे जो देश है उसका माहौल खराब हो जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जब हिंसक वारदातें होती है, घटनाएं होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साध लेते हैं। बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि आपको याद होगा जब बजट भाषण हो रहा था तो कहीं भी महंगाई का जिक्र नहीं हुआ, बेरोजगारी का जिक्र नहीं हुआ। बात तो हो रही थी किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 2022 में आमदनी दोगुनी करने की बात हो रही थी, उसका भी कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं है। तो क्या हो रहा है? लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। किरण रिजिजू ने ये कहा कि कमजोर हुआ था लोकतंत्र लेकिन एक ही बार हुआ था 1975 में। वही गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा जब अपने बेटे की बात होती है तो इनका जो लोकतंत्र है उसका आगाज होता है राहुल गांधी से और अंत भी राहुल गांधी पर ही हो जाता है। अगर वो परिपक्व नेता नहीं बन पाए तो फिर बीजेपी पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? विस्तार से पूरी बात आपको बताएंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। साबरमती जेल से यूपी लाया जा रहा है माफिया अतीक। गुजरात क्रॉस कर चुका है काफिला। अतीक ने कहा मुझे मारने का है प्लान। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी ने दाखिल की सरेंडर अर्जी। 13 अप्रैल को होनी है सुनवाई। असम के डिब्रूगढ़ में अमित शाह का बड़ा दावा। कहा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। 2024 में बीजेपी जीतेगी 300 सीटें। वायनाड में बोले राहुल गांधी लोगों के मुद्दे को उठाता रहूंगा। रोड शो में समर्थकों का उमड़ा है जनसैलाब। और अनशन खत्म करने के बाद बोले सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा जंग जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीधे सीधे मोदी सरकार पर हमला किया है। और पहली बार आपको बताएं जिस तरीके से बतौर सांसद राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया था उसको लेकर भी उन्होंने हमला किया है। इस लेख के जरिए उन्होंने कहा है कि शायद ये पहला मौका था जब इतनी फुर्ती के साथ किसी अयोग्य सांसद को अयोग्य पहले घोषित किया जाता है, उसके बाद सदस्यता खत्म कर दी जाती है और अब तो बंगला खाली करने की भी नौबत आ गई है क्योंकि बहुत पुरजोर तरीके से वो अडानी को लेकर, जेपीसी को लेकर मांग कर रहे थे और सरकार ये चाहती ही नहीं है कि संसद के भीतर विपक्ष की, खास तौर पर जनता की जो आवाज है वो गूंजे और इसीलिए उनको बाहर कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले दलों को साथ में आना होगा और जनता की आवाज उठाने के लिए हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। बड़ी बातें क्या रही इस लेख की आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सोनिया गांधी का द हिंदू अखबार के लिए लेख। लेख में सरकार पर सोनिया गांधी के बड़े आरोप। सरकार ने संसद में विपक्ष की आवाज दबाई। मैं सोनिया गांधी जी को याद करना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी बोले थे 1984 पे राजीव गांधी बोले थे
8,000 सिखों को जिंदा जलाकर क्या बोले थे? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। क्या प्रधानमंत्री ये बोलते हैं? विपक्षी सांसदों की स्पीच हटाई, चर्चा से रोक। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है सरकार। वही कांग्रेस है जिसके सिद्धरामैया जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो टेरर केसेस भी वापस ले लिए थे। जनता इनको ऐसा जवाब देगी, ये नेस्त नाबूद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के सभी बयानों से जरूरी मुद्दे गायब होते हैं। देश में नफरत और हिंसा का माहौल। पीएम मोदी ने हिंसा की घटनाओं की अनदेखी की। बिजली की रफ्तार से कांग्रेस सांसद की सदस्यता रद्द कर दी। लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को नष्ट करने की कोशिश। कि ये लोकतंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है। भारत आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है। कांग्रेस सीधे लोगों तक संदेश पहुंचाने की हर कोशिश करेगी। समान विचारधारा वाले दलों के साथ आकर बीजेपी से लड़ेगी। हमारी लड़ाई लोगों की आवाज की रक्षा करने की है। ये वो सारी पीआर एक्सरसाइज है जो गांधी परिवार ने पीआर फर्म हायर की है, जिसने पहले राहुल गांधी को तपस्वी साबित करने की कोशिश की, उसमें नाकाम हो गए। सोनिया के आरोप कितने सही, कितने गलत। सोनिया, सरकार, आरोप, समस्याएं, सवाल और सियासत। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सोनिया गांधी जी को राहुल गांधी की चिंता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक माता को जो पुत्र विफल हो गया हो, जो कार्य नहीं कर रहा हो ढंग से, उसकी चिंता होगी। समान विचारधारा वालों को कितना एक करेगा सोनिया का लेख। तो लेख को लेकर जिस तरह से बीजेपी को घेरने की तैयारी थी, 10 जनपद से आप देख रहे हैं लाइव बुलेटिन। अब बीजेपी का भी पलटवार धीरे धीरे सामने आ रहा है। इससे पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से किरण रिजिजू ने कहा था कि लोकतंत्र एक ही दफा खतरे में था और वो 1975 की बात थी, लेकिन अब देश पूरी तरीके से बदल चुका है। अलावा इसके किस तरीके से बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गौरव भाटिया ने बताया कि किस परिप्रेक्ष्य में इस लेख को देखने की जरूरत है, बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार हुआ है इस लेख के छपने के बाद, आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सोनिया गांधी जी को राहुल गांधी की चिंता है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि एक माता को जो पुत्र विफल हो गया हो, जो कार्य नहीं कर रहा हो ढंग से, उसकी चिंता होगी। लेकिन समझना चाहिए कांग्रेस पार्टी को भी कि ये लोकतंत्र श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है। भारत आज पूरे विश्व को दिशा दे रहा है और एक माता जी की जो परेशानी है वो देश के लोगों की लिए अहम नहीं रखती है, वो अहम मुद्दा नहीं है। लोगों का सशक्तिकरण हो, मुख्य धारा में हर कोई जुड़े और ये देश आगे बढ़े, यही सपना जनता देखती है और इसी को पूरा श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अरे हत्याकांड के पीछे, दंगे नहीं, हत्याकांड के पीछे, जिसमें स्कूल जला दिए, गुरुद्वारे जला दिए गए, घर जला दिए गए, जिंदा लोगों को जला दिया गया, उस हत्याकांड के तार गांधी परिवार तक हैं। और खुद जगदीश टाइटलर ने वीडियो में कहा कि मैंने इतने सरदार मार लिए, मेरा क्या हुआ। मैं श्रीमती सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि जिस पर आज अदालत ने नोटिस दिया है और जिसको सीबीआई ने नोटिस दिया है और जिस जगदीश टाइटलर से पहले सज्जन कुमार को कैद हुई है, दोनों ही कांग्रेस के आज ही सदस्य हैं।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पूरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। आपको बता दें बीजेपी से दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अंसारी नेता कांग्रेस हमारे साथ है, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी भी मेरे साथ मौजूद है। जल्दी से रुक करूंगी सबसे पहले शकील अंसारी जी का। शकील जी, इसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राहुल का अयोग्य घोषित किया गया था, विपक्ष की आवाज को, खासतौर पर कांग्रेस की आवाज को जिस तरह से आपने इल्जाम लगाया था दबाने की कोशिश संसद में की जा रही थी, इसी को लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी, देश भर में आंदोलन की बात हो रही थी। फिर इस आर्टिकल को छापने की नौबत क्यों आई? वजह क्या रही तात्कालिक? क्या 2024 के चुनाव को लेकर कोई खास रणनीति, या फिर राहुल गांधी के बचाव के लिए एक महासमर में उतर आई है? देखिए, ये जो आपने बताया ये इसमें से कोई बात सत्य नहीं है। सत्य ये है कि आज देश के प्रजातंत्र को एक बड़ा खतरा है, और उसका सीधा मिसाल आप समझ लीजिए कि ये बजट सेशन पूरा नहीं चला, और आज तक विश्व के इतिहास में पहली बार देखा गया कि सत्ता पक्ष ने सेशन को नहीं चलाया हो, जबकि सेशन चलाना, पार्लियामेंट का सेशन चलाना सरकारी पक्ष की ड्यूटी होती है, और उसमें सारे लोगों से बातचीत करके ये पार्लियामेंट का सेशन चलाया जाता है, जो डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंडेक्स है। आप पार्लियामेंट खत्म हो गया, सोनिया जी ने एक पत्र अगर लिखा है, एक कह सकते हैं मजमून अगर लिखा है, जिसको हिंदू ने छापा है, बहुत सही बातों का सब उल्लेख किया है। अब सरकार की ड्यूटी है कि जो बातों का उल्लेख किया गया उसकी जवाब दे। उल्टा ये सरकार विश्व की ऐसी सरकार है जो सवालों का जवाब नहीं देती, बल्कि खुद सवाल विपक्ष से करती है। विपक्ष का ड्यूटी है कि वह सवाल करे। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज नौजवान के हाथ खाली हैं? सबसे खराब इंडेक्स अभी चल रहा है नौजवानों के रोजगार का। क्या ये सही नहीं है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमारी, चलिए दिनेश जी हमारे साथ है, बीजेपी से हैं। शकील जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी, शकील जी कह रहे हैं कि अगर संसद में बोलने नहीं दिया जाएगा तो उस तरीके से सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल पूछने का भी हक आप ले लेंगे क्या, और जवाब कैसे दिया जाएगा? कविता जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, पूरा हक सबको मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, अपनी बात को रख सकता है, उठा सकता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा किस कदर पर है, आज उसको देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। आज उनको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है, आज उनको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आज उनको लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति ये आ गई है कि आज जो देश में नहीं, मोदी जी के नाम से इनकी ये बौखलाहट है कि विदेश के दौरे पर भी अगर इनके युवराज जाते हैं तो वहां भी भारत की प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि भारत की निंदा करते हैं। बिल्कुल, एक संसद सदस्य होने के नाते राहुल गांधी को अधिकार प्राप्त था कि वो संसद में अपनी बात उठाते। अगर उनकी किसी बात की दिक्कत है तो निश्चित तौर पर संसद में उस बात को रख सकते थे, लेकिन इनको बात रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये तो सिर्फ दूसरे के इशारों पर, दूसरे देशों के इशारों पर, दूसरे देश में जाकर भारत की इस तरह की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। आज दुनिया में, देश में नहीं पूरी दुनिया में, नरेंद्र मोदी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय जो है नेता हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। ना तो सोनिया गांधी को हजम हो रहा है, ना राहुल गांधी को हजम हो रहा था। अब अगर कोई कानूनन उन पर कार्रवाई होती है, जब से देखिए विपक्ष में, जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से, इवन उसके पहले भी आप ले लीजिए जब वो मुख्यमंत्री थे, किस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति है, क्या क्या नहीं किया उन्होंने मोदी जी को लेकर, और किस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, चाहे उनके जाति के नाम पर, चाहे उनके व्यवसाय के नाम पर, कहां कहां उन्होंने लांछन लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुंह की खाई। आज क्या ये यथार्थ नहीं है? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पार्टी की हताशा है, हर मुमकिन कोशिश कर ली है, लेकिन उसके बाद भी हाशिए पर आई हुई एक पार्टी है। अब बेटे के भविष्य को लेकर इस तरह का पीआर स्टंट, जहां तक मैं आपको समझ पा रही हूं, आप शायद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं
वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी भी हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, इस बात को आप कैसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होना है, एक ऐसी पार्टी जहां पर राहुल गांधी खुद निकलते हैं भारत जोड़ने के लिए, लेकिन पार्टी भीतर से कितनी बटी हुई है ये बात किसी से छुपी नहीं है। चाहे ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी हो, जो कि बीजेपी के दामन थाम लेते हैं, सचिन पायलट को आप देखें अनशन पर आज बैठे थे और पीछे न सोनिया गांधी की तस्वीर नजर आई, न राहुल गांधी की, न प्रियंका गांधी की, सिर्फ गांधी नजर आए, पार्टी का सिंबल तक नहीं। हेलो, आवाज क्यों आवाज नहीं आ रही? आप तक पहुंच पा रही है? अशोक वानखेड़े जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, आ रही। राजनीतिक विश्लेषक मेरी और वरिष्ठ आवाज आ रही है पत्रकार आपको? अशोक जी, इस लेख को आप कैसे देख रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या हैं, जरा समझाइए। देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष सरकार की आलोचना ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी सालों से विपक्ष में रही और आलोचना ही करती रही है। तो आप ये कम से कम बीजेपी के नेता ये तो न माने कि विश्व गुरु यदि वो मोदी जी को समझते हैं तो पूरा विपक्ष उनको विश्व गुरु माने। ऐसा तो कोई प्रधानमंत्री नहीं था हमारे देश का कि जिसकी बेइज्जती हो रही होगी बाहर। सभी प्रधानमंत्री को बाहर एक उन्होंने अपनी इज्जत कमाई थी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे मनमोहन सिंह। लेकिन फिर इसके बाद जो सवाल उठाए सोनिया जी के पत्र से या वो जिस लेख से, वो कोई नए सवाल नहीं है। वही सवाल राहुल गांधी उठाते रहे हाउस में, वही सवाल राहुल गांधी विदेश में उठाते रहे, वही सवाल बाकी विपक्ष के नेता अलग अलग शब्दों में उठाते रहे। देश में जो स्थिति चल रही है उसमें तो विपक्ष बोलेगा, लेकिन जब जवाब देना होता है तो बिंदुवार जवाब देने के बजाय यदि बार बार आप इमरजेंसी हो गई थी और सिख हत्याकांड हो गया था, बार बार इतिहास में उलझाने का प्रयास करोगे तो वर्तमान की समस्याओं का जवाब कौन देगा? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद यदि गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो कुछ गलत हुआ नहीं अडानी में, तो किस बिना पे कहा उन्होंने? कौन सी इंक्वायरी उन्होंने की? यदि सर्वोच्च न्यायालय उस पर एक कमेटी नियुक्त करती है तो फिर क्या गृह मंत्री अपना बयान वापस लेंगे? यदि जेपीसी की डिमांड होती है तो राजीव गांधी के पास तो इससे भी ज्यादा बहुमत था, उन्होंने जेपीसी एक्सेप्ट कर ली थी और जेपीसी कर दी थी। जेपीसी करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं आते। जब भी पूछा जाता है कि ये 22 में किसानों की आमदनी दुगनी हो रही थी तो आप कहते हो कि सबका विकास हो रहा है, सबके घर में लैट्रिन पहुंच गए हैं। आप पूछो कि बेरोजगारों को रोजगार कब मिलेगा तो आप कहते हो कि अब 81 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। यहाँ कोई किसी का सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, और जब सवालों के जवाब नहीं होते तो वो लोगों के बीच में होंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार क्या कर्नाटक के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा नहीं है, और वर्तमान में जो सत्ता में है वो 40% के टैक्स से छूट रहे हैं। आज यदि अंदरूनी, अभी आपने ओपनिंग में कहा कि कांग्रेस बिखरी हुई है, तो बीजेपी में क्या स्थिति है? बीजेपी में कर्नाटक में अभी तक लिस्ट नहीं सामने आई। क्यों नहीं लिस्ट सामने आई? अंदरूनी झगड़े हैं। बीजेपी में ऐसे कई नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी रोज अपने सरकार को 10 बार गाली देते हैं, जैसे वहां सचिन पायलट करते हैं। हर राजनीतिक दल में ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने ही सरकार को कटघरे में भी खड़ा करते हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। जब दिनेश जी बहुत अहम बात कही अशोक जी ने, वो ये कह रहे हैं कि अतीत की आड़ बार बार क्यों ले रही है सरकार। देखिए तस्वीर बदल चुकी है, आज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन सवाल के जवाब में अगर आप सवाल दाग देंगे तो ये सवाल तो फिर जनता के बीच जब आप जाएंगे तो सरदर्द बन सकते हैं। बिल्कुल कविता जी, कभी ये नहीं कहा गया विपक्ष का काम है सवाल पूछना। क्या कभी विपक्ष को सवाल पूछने से रोका गया? बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ये बताएं किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, या कौन सा मुद्दा ये लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर लेकर कांग्रेस पार्टी आई आज तक जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने चर्चा न की हो? चर्चा का केंद्र बिंदु तो संसद होता है जहां हम चर्चा करते हैं। जब वहां आपकी चर्चा स्वीकार न की जाए
जब आपके वहां प्रश्नों के उत्तर ना दिए जाएं तो आप बात करिए। लेकिन पूरी तरह से नेपथ्य में चली गई कांग्रेस, जहां ना नीति है, ना नेता है, ना नेतृत्व है। आज आप देखिए 24 की बात कर रहे हैं, 24 के चुनाव में इनको चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे, ये स्थिति हो गई है। आज देश की सर्वाधिक पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आज उसका क्या हश्र हो गया है कि उनके यहाँ नेताओं का अभाव होते जा रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह रहे, उनके दल से निकले हुए नेता कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने किस तरह का आरोप लगाया कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो क्या करते हैं, इसका जवाब नहीं कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। बिल्कुल जिस मुद्दे की बात अशोक जी कह रहे हैं, बिल्कुल इन पर चर्चा होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में, सत्ता में यूपीए थी, तब उन्होंने कितना रोजगार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनडीए की जब आई है तो हमने कितना रोजगार दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की शासन आई तो हमने कितना आवास सुब्रमण्यम स्वामी के सवालों के जवाब आपने दिए, कितना आवास हमने दिया था। जब कांग्रेस पार्टी का शासन था तो कितने आपने शौचालय बनवाए थे। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो हमने कितने शौचालय। बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, और 2024 में बात होगी। एक एक शब्द पर, एक एक मुद्दे पर बात होगी और भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन एक निवेदन जरूर है कांग्रेस पार्टी से, शकील कम से कम विरोध भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। क्रॉस करके बोलने वाला नहीं हूँ, अगर वो बोलने दे तो मैं बोलता हूँ। सवाल पैदा होता है कि शकील जी, मैं आपको शकील जी 8-9 सालों से सरकार उनकी है, लगभग अब 9 साल पूरे हो रहे हैं, और सरकार की जिम्मेदारी पूरी करनी इनकी थी। क्या 5 करोड़ रुपए सबके अकाउंट में गए? क्या ये बता सकते हैं कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां दी नौजवानों को? क्या ये बता सकते हैं कि आज तक के आजादी के बाद से सबसे कम पार्लियामेंट चली है इनके राज्य में? ये बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में सवाल हुए हैं, जब किसान का इशू हुआ तब ये नहीं सवाल चलने दिया पार्लियामेंट को। आज जब अडानी जी इनके बड़े बेस्ट दोस्त हैं और इनके पैसे कैसे मॉरिशस से आए हैं, वो सही पैसे हैं, गलत पैसे हैं, ये जांच करने का विषय है सरकार का, और वो ईडी उनके यहाँ नहीं जाती है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच हो रही है उस पर भरोसा नहीं है आपको शकील जी? पार्टी आप बोलने देगी नहीं क्या हमें? तो बुलाया सुप्रीम ने खुद सुप्रीम जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आप तो 1 मिनट भी नहीं बोलने दे रही। मैं कह रहा हूँ कि इनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार नहीं शकील जी, आप बोलिए। हाँ, सरकार इनकी है, इनको जवाब देना पड़ेगा कि पेगासस के तरह का एक नया सॉफ्टवेयर ये क्यों लाए हैं और क्यों ये किससे खतरा हो, किसके यूज के लिए, इसका जवाब तो ये दे नहीं रहे हैं। अभी पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी जवाब दे इसको। हम पूछते हैं मेहुल चौकसी की किस कारण उनकी जो रेड कॉर्नर नोटिस थी खत्म हो गई और सरकार कोई जवाब नहीं दे पा रही है। ये बाहर से इन लोगों को लाना था, इनको ला नहीं पा रहे हैं। करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन की इंतहा आप कर्नाटक में देख सकते हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर पर किस तरह से बात हो रही है। और आप अगर कोई चीज करते नहीं है, खाली दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, सत्ता में आप हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह से आप जो कानून का मखौल उड़ा रहे हैं, आप बुलडोजर चला रहे हैं, कानून कहीं नहीं चल रहा है, आपके किस तरह से आपके चीफ मिनिस्टर और आपके दूसरे लोग किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ केस कर रहे हैं, कोई बात आप बोलने नहीं देते हैं। बिजली की तरह से आप जिस तरह से बिल्कुल दिनेश जी, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? इसमें मैं जोड़ दूं, उन्होंने बिल्किस बानो का भी जिक्र किया, बिल्किस बानो का भी जिक्र हुआ है मेहुल चौकसी के साथ, उस पर भी जवाब आपका। देखिए कविता जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने यूपीए का शासन भी देखा रहा होगा। आप जब सुबह समाचार पत्र उठाते रहे होंगे या आप मीडिया में ही थे, आप जिस भी मीडिया में रहे होंगे, एक ही सुर्खी होती थी, एक ही सुर्खियां होती थी कि आज इतने करोड़ का घोटाला, आज इतने करोड़ का घोटाला, आज इतने करोड़ का घोटाला। और इनके एक मंत्री तिहाड़ जेल जाते थे, दूसरे की जमानत होती थी, तीसरे जाने के लिए तैयार रहते थे। डेली कोई ना कोई मंत्री तिहाड़ जेल की यात्रा करके आता था। पूरी कैबिनेट इनकी तिहाड़ जेल। शकील जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। शकील जी, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैंने सुना। इसलिए कृपया करके जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप सवाल सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। नहीं, मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूँ शकील जी से। जी,
मैं इसलिए कह रहा था, लेकिन तकलीफ कविता जी आज कांग्रेस पार्टी की यही है कि आज 9 साल होने को जा रहा है एनडीए के शासनकाल में, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, एक भी घोटाला सामने नहीं आया। ये तकलीफ समझ सकते हैं। और चलिए, मैं आपकी बात समझ गई। आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार थी घोटालों वाली, अब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है तो विपक्ष तिलमिला गया है, कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा, वही बात जो लगातार बीजेपी कह रही है। वक्त की कमी है, इसलिए दिनेश जी आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। जल्दी से एक अंतिम प्रतिक्रिया अशोक वानखेड़े जी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हर दूसरे दिन हेडलाइन होती थी भ्रष्टाचार की। 2014 से लेके तो नरेंद्र मोदी जी को कोई कुछ नहीं रोक रहा है। तो 2014 के पहले जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें कितने लोग जेल गए, कितने लोगों को सजा हुई? 9 साल तक क्या नरेंद्र मोदी की सरकार सो रही थी? इन भ्रष्टाचारियों को बाहर कर रहे हैं। सिर्फ केसेस बनते हैं और प्रोसिक्यूशन नहीं होता। क्या एजेंसियां इतनी कमजोर हो गई है? क्या इतना धाकड़ प्राइम मिनिस्टर इस लायक भी नहीं रहा कि भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे लगाए उनको जेल तक नहीं करवा पाया? सवाल ये भी उठता है। आप कहते हो कि हमने अनाज बांटा है, कांग्रेस ने नहीं बांटा। अरे कांग्रेस ने डैम बनाया, उस डैम से जो पानी आया उसके बदौलत आप अनाज बांट रहे हो। आपको क्या लगता है यूं ही तो 2014 के बाद मोदी जी बोलने से अनाज उग गया होगा? कभी तो थोड़ी सेंसिबल बात किया कीजिए। आप एक डिबेट में आप ये माना कीजिए कि ये निरंतर प्रक्रिया होती है, सरकार चलना और देश चलना। यदि आज देश में कंप्यूटर है और आप यदि आज डिजिटल ट्रांसफर की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो राजीव गांधी को उसका श्रेय जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी आ गए और एकदम डिजिटल एकदम उग गया है बात से। तो ये प्रक्रिया है, इसमें अटल जी की भी सरकार का उतना ही योगदान था जितना पुरानी योगदान था। उसमें देवेगौड़ा जी की भी सरकार का योगदान रहा होगा। हम किसी को नकार नहीं सकते। बार बार ये नहीं कह सकते कि ये सरकार नकारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाके बोलते हैं कि भारत में फिर से पैदा न होने की स्थिति थी। क्या भारत की बहुत बड़ी इज्जत कर रहे थे वो? जब आप बोलते हो तो सदाचार होता है, दूसरा बोलता है तो व्यभिचार होता है। ये डेफिनेशन आपको बदलना होगा। जब आप सही लैंग्वेज यूज करोगे। बिल्कुल अशोक जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। आज के लिए वक्त बस इतना था। तो देखिए, ये वो मुद्दे हैं जो सुलगते हुए मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं एक लेख के जरिए कम से कम ये बताने की कोशिश की गई है कि इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द 2024 का चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी और यही मुद्दे हैं जिनको लेकर अब सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी की कितनी पक्की तैयारी, क्योंकि ये है विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस की तैयारी। अब एक एक करके जो समान विचारधारा वाले दल हैं उनको इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द अपने साथ लेकर अब सीधा मोदी से मुकाबला होगा। और उसके लिए अब बड़ी तैयारी सोनिया गांधी की तरफ से, क्योंकि आपको याद होगा फरवरी में जब रायपुर अधिवेशन था तो उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी पारी का अंत हो जाता है। बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि फिलहाल तो राजनीति से संन्यास लेने का कोई मूड नहीं है मेरा। और अब इस लेख से भी साफ हो गया है कि सोनिया गांधी कम से कम 2024 में भी इसी तरह के आक्रामक भूमिका में नजर आ सकती हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।